हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल आप लोगों को समय समय पर सभी सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध करवा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज हम इस सेशन में हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, जिसके चैप्टर संख्या है 11 यानी 11, जिसके लेखक का नाम क्या है यानी अर्थात लेखक या लेखिका का नाम क्या है दोस्तों, महादेवी वर्मा। इनके द्वारा रचित यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र दिया हुआ है जिसका नाम है भक्तिन। और भक्तिन महादेव वर्मा का महादेव वर्मा के प्रति एक सेवे का धर्म निभाने वाले इस प्रकार का एक बंधन हो जाता है, इस प्रकार एक संबंध हो जाता है। ना तो महादेव वर्मा उनसे दूर जा सकती हैं और ना ही भक्तिन उनसे दूर जा सकती हैं। तो यहाँ हम लोग दोस्तों केवल महादेव वर्मा के जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालेंगे कि उनका जन्म कब कहाँ होता है, निधन कब कहाँ होता है, कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी यानी कविताएं लिखी उन्होंने, कौन कौन से निबंध लिखे उन्होंने हिंदी साहित्य में और क्या क्या योगदान दिया है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप लोग लाइव आ जाएं तो सबसे पहले सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, उसके बाद मज़े से मनोरंजन के साथ आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अब की बार क्या कि अब की बार हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाना है हमें। अब की बार 99 बच्चे लाए थे, 100 में से 99 नंबर लाए थे, एक नंबर कम रह गया था, कोई नहीं, उसकी पूर्ति अब की बार कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब की बार असंभव को संभव करना है, उसके लिए आप मेरे से हमेशा लाइव सेशन में जुड़े रहना है। जिन क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उनको रोजाना मेरे साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपने घर पर बैठकर ही प्रैक्टिस करना है। तो आज हम दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, चैप्टर संख्या है 11 और जिसकी लेखिका का नाम क्या है, महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा है। और उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी क्लास रोजाना 3 बजे होती है। कब? एवरीडे, प्रत्येक दिन होता है। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ होता है दोस्तों? महादेवी वर्मा का जन्म होता है 1907 अर्थात 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है, जन्म होता है। यदि हम निधन की बात करें दोस्तों तो 1987 अर्थात 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देख लीजिए एक बार, 1907 अर्थात 1907 फर्रुखाबाद यूपी उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है, जन्म होता है। निधन की बात करें दोस्तों 1987 अर्थात 1987 इलाहाबाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1907 1987 समझ में आ गया। फर्रुखाबाद और इलाहाबाद याद करना है दोस्तों। पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करें रचनाओं के बारे में। तो उनकी रचना है दीपशिखा है, यामा है। निबंध संग्रह की बात करें श्रृंखला करना, बेटा इसको सही करना, शुद्ध करना है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। आपदा है, संकल्पिता है, भारतीय संस्कृति के स्वर है। रेखा चित्र संस्मरण की बात करें, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं, पथ के और मेरा परिवार है। और यदि हम इनके काव्य संग्रह की बात करें तो निहार है, रश्मि है। हाँ, याद कर लेना, वैसे याद हो जाए तो ठीक है। यामा, दीपशिखा है, ठीक है। निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां हैं, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, संस्मरण, रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं, उपथ के साथी और मेरा परिवार। याद रखना है आप लोगों को, एक एक चीजें याद रखनी। आपसे पूछा जा सकता है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संकल्पिता, पथ के साथी, ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा। यामा, दीपशिखा, निहार, रश्मि, ये किसकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की। तो आप लोगों को दोस्तों याद करना है इनको। आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर किसके निबंध संग्रह हैं, महादेवी वर्मा के, तो आपको याद करना है। पुरस्कार की बात करें तो 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस रचना के लिए? यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा 1956 में, यानी कि 1907 में जन्म होता है और 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, कैसे याद करेंगे कि सर 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है, जन्म होता है। 1987 में मृत्यु होती है। 1956 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया, इन सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो संकल्पिता होगी,
आपदा हो गया, भारतीय संस्कृति के सवर हो गया, श्रृंखला की कड़ियाँ हो गया, पथ के साथी हो गया, मेरा परिवार हो गया, ठीक है, और स्मृति की रेखाएं हो गई, दीपशिका, यमा हो गया, और हम चर्चा करें निहार हो गया, रश्मि हो गया। और 1983 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, किस रचना के लिए? यामा के लिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम चर्चा करें दोस्तों, अब इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया, इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो वह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास यानी हम बात करें हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी कवियों का योगदान बहुत अच्छा रहा है। ऐसे ही हम लोग चर्चा करें महादेव वर्मा, जिन्हें छायावाद की दुर्गा या छायावाद की शक्ति भी कहा जाता है, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ रहा हो। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कहा है कि इस समाज में वही व्यक्ति जीवित कहलाता है, वही व्यक्ति अब सम्मान पा सकता है, वही व्यक्ति स्थान पा सकता है इस समाज में जो क्या हो, एक तो परिपक्व रूप से उनकी बौद्धिक विकास हो चुका हो और किसी का एक दूसरे का बुरा नहीं चाहा हो, भला ही चाहा हो, तो वही व्यक्ति सम्मान आदर्श स्थान पा सकता है। देखो क्या कहा उन्होंने, जिसका हृदय और मस्तिष्क समुचित विकास पाया हो, जो अपने मनुष्य के समाज के रागात्मक क्या होता है? प्रेम, यानी मैंने कहा ना एक दूसरे से भला चाहने वाला, ठीक है, उसके अतिरिक्त बुद्धि का संबंध स्थापित करने वाला, तो वही व्यक्ति जीवित कहा जा सकता है, वही व्यक्ति स्थान और समाज में सम्मान पा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या? परिपक्व तो होना बहुत जरूरी है। दूसरा, रागात्मक संबंध होना चाहिए सभी के साथ में, तो वही व्यक्ति जीवित कहा जा सकता है। ऐसा किसने कहा? महादेवी वर्मा ने। साहित्य सेवी, समाज सेवी दोनों रूपों में महादेव वर्मा की प्रतिष्ठा रही, यानी ये समाज में, संसार में, भारत में लोकप्रिय रही है। किस किस रूप में? साहित्य सेवी के भी रूप में और समाज सेवी, यानी हिंदी साहित्य में इन्होंने योगदान दिया है और समाज में भी इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, लोगों की इन्होंने सहायता की है, दोनों में लोकप्रिय रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर देना, उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया, यानी इनके विचारों पर किनका प्रभाव पड़ा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव इनके विचारों पर पड़ा है। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की क्या की? स्थापना की है। साहित्य जगत में महादेव वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही, यानी कि नारी समाज में, क्योंकि पहले नारी समाज को शिक्षा से दूर रखा जाता था, कहा जाता था कि तुम बस इस घर के आंगन में यानी इस रसोई में ही आपका बस स्थान है, आप केवल घर का ही काम कर सकते हैं, रोटी चौका बारी आदि कर सकती हैं। लेकिन इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने की है। अगर कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है, अन्य 3 हैं, यानी कि छायावाद का 4 बड़े बड़े स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, ठीक है। निराला जी को महेश रुद्र का अवतार माना जाता है, पंत जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, प्रसाद जी को ब्रह्मा का और महादेव वर्मा को दुर्गा या शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो 3 अन्य कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अपने निबंधों में संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती रही है, किनकी? महादेवी वर्मा की। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कविताओं में तो उनकी क्या क्या दिखाई देती है? उनकी आंतरिक वेदना, उनके दुख, पीड़ा, व्यथा को प्रकट किया गया। और दूसरा ही गद्य की बात करें तो सामाजिक सरोकार में उनका स्थान पाता है, यानी कि लोगों के प्रति, समाज के प्रति किस प्रकार से रहना, किसी व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए और इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, उन सब के बारे में धीरे धीरे लिखती रही हैं। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में उस समय की अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। यानी कि
कहने का तात्पर्य क्या है, स्त्री शिक्षा पर जोर देने के लिए, स्त्रियों को शिक्षित करके उनको बाहर निकालने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, कुछ अबला से सबला बनने के लिए उन्होंने जो श्रृंखला कड़िया 1942 में लिखा है, उस जैसी रचना उस समय कोई दूसरी नहीं थी जो नारी के प्रति भव्य प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों, प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मवेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान भी करती है। देखो कितनी अच्छी बात है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। यानी कि शोषित पीड़ित, यानी कि जो लोग शोषक वर्ग होता है, यानी एक महाजन वर्ग, यानी एक सेठ साहूकार होता है जो गरीबों का खून चूसता है, तो गरीबों को इन्होंने अपने रचनाओं में नायकत्व का यानी हीरो का रोल दिया है, अभिनय करवाया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी ने साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग जिन्हें हाशिए पर रखा जाता है, इन्होंने उन्हें अपने रचनाओं में, गद्य रचनाओं में, संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में इन्होंने अपने उच्च स्थान पर उन्हें रखा है। पाठ का सारांश यहाँ जो दिया गया है, क्या दिया है, महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र जो स्मृति की रेखाएं से लिया गया है। यानी कि यहाँ जो लिया गया हमारे पाठ पुस्तक में, जिसका नाम क्या है, भक्तिन। क्या नाम है, भक्तिन। वो कहाँ से लिया गया है, स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अपनी सेविका भक्तिन, जिसका मूल नाम लक्ष्मी था, जो झांसी के एक गोपालिका की पुत्री थी, लेकिन उसका 5 वर्ष की अवस्था में हडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र से उसकी शादी कर दी जाती है और 9 वर्ष में उनका गौना हो जाता है। और जब वे 29 साल की होती हैं तो उनके पति 36 वर्ष के थे, तो वो स्वर्गलोक सिधार जाते हैं। तो ऐसी बहुत ही एक दिलचस्प नहीं कह सकते, बहुत ही दुखदायी संस्मरण रेखा चित्र लिखा है इन्होंने। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही, उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची। यानी कि यहाँ क्या होता है दोस्तों, इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में एक भक्ति ने, एक लक्ष्मी होती है जो एक गोपालिका की पुत्री होती है। मैंने अभी बताया कि 5 साल में उनकी शादी हो जाती है अडिया ग्राम के गोपालक के पुत्र के साथ में। 9 साल में गौना कर दिया जाता है। तो जहाँ इनका ससुराल होता है तो पति तो कभी भी इनके ऊपर हाथ नहीं उठाता, इन्हें पीटता नहीं था, लेकिन इनकी जेठानी और सास थी, वो इन्हें बहुत ज़्यादा पीटती रहती थी और इनको पति को भी खूब सिखाती थी कि उसे पीटा करो, फलाना किया करो, वैसे नहीं करती, लेकिन वो फिर भी उसे बहुत प्रेम करता था। वो जानता था कि मेरी पत्नी कैसी है। लेकिन क्या होता है कि अब उसकी सास है, उसके 3-3 पुत्र हो चुके थे और जेठानियों के 2-2 काले बसुंडे के जैसे पुत्र भी थे, लेकिन इनके क्या थी, 2 पुत्रियाँ तो पहले ही थी, एक और पुत्री हो चुकी, 3 पुत्रियाँ हो चुकी थी। अब जैसे ही ये 29 साल की होती है तो पति की मृत्यु हो जाती, जिनका उस समय लगभग 36 साल के हुए होंगे। ये उन्हें बड़ऊ कहकर पुकारती थी और फिर उन्होंने बड़ी लड़की की शादी कर दी थी, लेकिन बड़ी लड़की जल्दी ही विधवा हो जाती है। तो जो बड़ा जिट होता है वो अपने काक बसुंडी जैसे तितरबाज अपने साले को उससे शादी करवाने के लिए बुला लेता है। लेकिन एक बार जब वो कोई नहीं होता है घर में, तो तितरबाज लड़का होता है, वो अकेला देख करके उसकी बच्ची को, जो विधवा हो गई थी, तो एकला देकर उस सूने मकान में कुंडी बंद करके उसे ज़बरदस्ती करता है। तो ग्राम पंचायत का फैसला होता है कि एक ही घर में यदि कुंडी बंद होती है तो पति पत्नी का रिश्ता माना जाता है, तो ज़बरदस्ती उनसे शादी करा दी जाती है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे अब समय पर लगान नहीं चुका पाया जा रहा था महाजन का। तो महाजन एक दिन पूरी दोपहर उसे, भक्तिन को पूरी दोपहरी दिन में, रात यानी कि धूप में खड़ा रखा। तो उन्होंने इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और वह दूसरे दिन कमाई के लिए शहर में आ गई थी।
और उस समय बाद फिर मिलती है महादेव वर्मा से। तो वहाँ ये उनका सेविका धर्म का यानी कि एक नौकरानी बोलते हैं आप लोग जिसे घर में, तो वह कार्य करती है। और फिर उनका संबंध महादेव वर्मा इतना लगा हो जाता है कि महादेव वर्मा ने उनके ऊपर एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी लिख डाला है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे उसको खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को प्रस्तुतिवश अक्खड़ बनी पर महादेव वर्मा के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी उसके बहाने स्त्री अस्मिता की जीवन संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। देखो बेटा, ये जीवन परिचय बार बार जहाँ आ रहा है, गलती से पता नहीं कॉपी पेस्ट हो गया है, तो इन जीवन परिचय को आप लोग हटा देना। जैसे कि एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये एक जीवन परिचय, ये जो मैंने शब्द बताया उनके साथ वही शब्द जोड़ना है आपको, ठीक है, ये हटा देना। तो यहाँ पे उसके बहाने, उसके यानी किसके, भक्तिन के बहाने, जरूरी अंश मानकर उसको ऐसे जोड़ लेना, उसके साथ महादेवी जी, ठीक है, और सब सही है। शब्द छवि, देखो यहाँ शब्द छवि क्या होता है, शब्दार्थ होते हैं। जैसे कि मान लो कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस शब्द का अर्थ बताइए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे तुम पचे तुम लोगों से, दुर्वह जिसे ढोना कठिन हो, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अलगोजा बंटवारा होता है, याद रखना, इसे गोला खींच रहा हूँ जो। नेहर मायका होता है, ये विधात्री जन्म देने वाली होती है। पुरखिन बुजुर्ग महिला को कहा जाता है। राब गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस होता है। दुर्लंघ जिसे पार करना कठिन होता है, देखो याद रखना, ये वो तो सारे सही हैं। दुर्वह जिसे पार करना, जिसे ढोना कठिन हो। अलगोजा बंटवारा होता है, विधात्री जन्म देने वाले होते हैं। पुरखिन बूढ़ी महिला या बुजुर्ग महिला। राब गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस होता है। दुर्लंघ होता है जिसे पार करना कठिन हो। नेक्स्ट है कुंचित होता है, सिकुड़ी हुई होता है। तुषारपात होता है, ओले बरसाना होता है। हतबुद्धि हो, जिसकी बुद्धि विचारने शक्ति मारी जा चुकी है। हो रहा हरे अनाजों का आग पर बुना हुआ रूप, हरे अनाजों का आग पर बुना हुआ, जैसे गेहूं होता है ना, आजकल आप लोग क्या करते हो, गेहूं पकते हैं तो आप लोग वो खा लाते हो और बूंद करके उन्हें ऐसे साफ करके खा लेते हो, तो उसे कहा जाता है ओरहा। जूसी गंगा के तट का एक स्थान है जहाँ पर प्राचीन काल की प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई, याद रखना। ये जूसी ही गांव की ही थी वो लक्ष्मी जिसका नाम लेखिका ने भक्ति निकाला। वो भक्ति ने क्यों निकाला, उनके गले में कंठी माला देख करके उन्हें हनुमान जी की सेविका धर्म के रूप में उन्हें माना उन्हें। तो जूसी गांव कहाँ का है, गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान है जहाँ प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी। बहीहू होता है छोटे भाई की पत्नी होता है। और जिठोत होता है जेठ का पुत्र होता है। अजय ससुर पति का दादा, ध्यान रखना, अजय ससुर पति का दादा। जिठोत होता है जेठ का पुत्र, जिठोत जेठ का पुत्र, अजय ससुर पति का दादा होता है। तो ये था दोस्तों आज हमारे जीवन परिचय, महादेव वर्मा का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा है। कैसे याद करना है, 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। 1987 इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1956 में इन्हें पद्म भूषण, 1983 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। बहुत सारी गद्य रचनाएं लिखी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है स्त्री शिक्षा के लिए 1942 में श्रृंखला कड़िया इन्होंने एक रचना लिखी जो अद्वितीय थी उस समय की। इनके विचारों पर महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा है, तो उन्हीं के आदर्शों पर ये चली हैं और समाज सेवा भी की हैं। अब ये अपनी रचनाओं में, गद्य रचनाओं में, वैसे पद रचनाओं में तो इन्होंने अपनी वेदना पीड़ा को व्यक्त किया है, ऐसे नहीं दुख को व्यक्त किया है, लेकिन इन्होंने गद्य रचना में किसको व्यक्त किया है, एक शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को इन्होंने नायकत्व की स्थिति यानी ऊपर ऊंचा रखा है। तो ये था दोस्तों महादेवी वर्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप लोगों को कुछ समस्याएं होती हैं तो वो समस्याएं आपके डाउट सॉल्व कहाँ किए जाएंगे, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ कमेंट करके हमारे पास भेजना है तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। PDF चाहिए तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है। सैम्पल पेपर PYQ चाहिए तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे आप लोग अड्डा 24/7 डाउनलोड करोगे, उसे ओपन करोगे, K12 में जाने के बाद में आप लोग सब
12th क्लास में हो भाई, सब आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आप कुछ भी, आपको कोई भी समस्या हो, क्या सब डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा, अच्छा लगा सेशन, समझ में आया आप लोगों को, तो शेयर करना है, लाइक करना है और ईमानदारी से पढ़ाई करना है बेटा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।